हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम लोग करंट अफेयर की सीरीज हम लोगों ने शुरू कर रखी है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। लगभग 9 सेट कंप्लीट हो गए हैं, तो पूरे साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं हम। और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पर्सनली मैंने इसको बनाया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ, जो एग्जाम पॉइंट है उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसका निर्माण किसने शुरू कर दिया है? इसका नाम है टोयोटा। तो जो टोयोटा कंपनी है मिराई ने, इन्होंने क्या किया है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल, मतलब यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल की इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिया है। तो ध्यान रखना कि पहला यूनियन मिनिस्टर रोड जो नितिन गडकरी साहब है, इन्होंने लॉन्च कर दिया वर्ल्ड मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब कि अभी तक तो हम बोले थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगे, लेकिन अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बन रहे हैं क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसका नाम क्या है टोयोटा मिराई। इसको लॉन्च कर दिया गया कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। अब दिस इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये अपनी तरीके का पहला काम है इंडिया में। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि इन कंट्री बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द यूनिक यूटिलिटी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड FCEV टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर क्या है कि हम अभी ईवी पर जा रहे हैं, तो हम ईवी से भी एक कदम आगे बढ़ के हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बना रहे हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सकें। तो बढ़िया बात है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका प्रदूषण कम होगा। यहाँ पर जो डीजल पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। एक तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हम बना रहे हैं, दूसरा क्या ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, प्रदूषण कम फैलेगा, जो वातावरण कम दूषित होगा इससे। ठीक है, तो अगला हम पॉइंट देखते हैं कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है वाज इनोग्रेटेड इन बेंगलोर। तो रिजर्व बैंक जो इनोग्रेशन हब है कहाँ बनाया गया? ये आपका बेंगलोर में बनाया गया। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, बाय द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको लॉन्च किया था किसने? रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था। जल्दी बताओ इस समय कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है और कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट बस इतना ही ध्यान रखो कि रिजर्व बैंक इनोवेशन अब कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अगला हम देखते हैं LIC एंड FDI। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू अलाउ 20% FDI। अब भारत सरकार ने क्या किया कि 20% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अलाउ कर दिया है। किसमें? LIC में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि LIC में कितना परसेंट जो FDI है वो सरकार ने अलाउ कर दिया है, 20%। अब इससे क्या होगा कि फॉरेन एक्सचेंज अब किसके तहत किया गया? ये फीमा एक्ट के तहत किया गया है। इसको ध्यान रखना। फीमा का फुल फॉर्म पूछा जाता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब करंटली क्या है, 74 FDI इज अलाउड इन द इंश्योरेंस सेक्टर। इस समय इंश्योरेंस सेक्टर में कितने परसेंट FDI अलाउ है? तो 74% FDI अलाउ है। लेकिन LIC में जो सरकारी कंपनी है, सरकार ने इसमें 20% को अभी हाल में अलाउ कर दिया गया है। LIC की बात करते हैं तो LIC का गठन हुआ था आपका 1956 में। इसको ध्यान रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका है मुंबई में। ठीक है, और LIC का गठन कैसे हुआ था? तो ये इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो पारित किया गया था पार्लियामेंट में, उसके तहत इसका गठन हुआ था। तो सारी चीज़ें ध्यान रखना कि LIC में सरकार ने 20% FDI अलाउ कर दिया है। बाकी अगर ये सारा काम किसके तहत होने वाला है? फीमा एक्ट के तहत होने वाला है। करंटली जो इंश्योरेंस सेक्टर में FDI अलाउ है वो कितना है? 74% है। बाकी LIC की बात करते हैं तो LIC जो है ना आपका 56%, 1956 में इसका गठन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका स्विफ्ट। व्हाट इज स्विफ्ट? तो स्विफ्ट क्या है? अब स्विफ्ट के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। अब ये स्विफ्ट डिज़ायर वाला स्विफ्ट डिज़ायर नहीं है, ये स्विफ्ट है। अब ये होता क्या है? यूरोपियन कंट्री एंड द US इन्होंने क्या किया है कि आ गया इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन रशिया आफ्टर रशिया। देखो, रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने इसको सैंक्शन लगा दिए। जब अब इन्होंने सैंक्शन लगा दिए तो अब क्या हो रहा है कि दुनिया में जो बैंक, मतलब कह सकते हैं कि बैंकों को मिलाने वाला या बैंकों का पार्टनर, इस तरीके से द यूरोपियन यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट एंड अदर वेस्टर्न पार्टनर कंट्रीज हैव अनाउंस सैंक्शंस ऑन रशिया एक्सक्लूडिंग रशियन बैंक। तो स्विफ्ट क्या होता है ना, इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम होता है। यहाँ से क्या होता है कि अगर किसी देश में आपको पैसा पहुँचाना है, देखो ऐसा है कि मान लीजिए भारत रशिया से कोई चीज़ खरीदता है तो वो सारा काम किस बैंक के सिस्टम से होता है? स्विफ्ट से ही होता है। इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम पैसा पहुँचा रहे हैं वहाँ पर, तो ट्रांसफर किया जाता है जो पैसा, वो किसके द्वारा होता है? वो स्विफ्ट सिस्टम के द्वारा ही होता है। अब स्विफ्ट सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। इज ए ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है। ये क्या है? स्विफ्ट एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है हुज फुल नेम इज द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। दुनिया में जितने भी व्यापार होते हैं, जितने भी देशों का व्यापार होता है, उसका ट्रांसफर करना पेमेंट सिस्टम होता है ये। तो उसका जो ग्लोबली पेमेंट होता है वो ये करता है। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इन्होंने पेमेंट कर दिया है और उस देश से ये पेमेंट ले लेते हैं और उस देश में कर देते हैं, दूसरे देश में अपनी जो ब्रांचेस है उसमें कर देते हैं। तो इससे अभी क्या किया गया? सैंक्शन कर दिया गया। तो अब जो रशिया है वो स्विफ्ट सिस्टम के तहत क्या नहीं कर सकता है? अपना पैसा मतलब लेन देन नहीं कर सकता है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया है। इट इज़ फाइनेंशियल मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिंग द वर्ल्ड्स बैंक विच इज ऑपरेटेड फ्रॉम बेल्जियम। अब ये कहाँ से ऑपरेट होता है? स्विफ्ट सिस्टम है
कहाँ पर, तो ये आपका है बेल्जियम से ऑपरेट होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि यूपीआई फैसिलिटीज़ की बात करी गई यहाँ पर। यूपीआई फैसिलिटी फॉर फीचरिंग फोन यूपीआई 123 पे। अब यूपीआई 123 पे क्या है कि यहाँ पर रिजर्व बैंक गवर्नर जो है ना शक्तिकांत दास, मैंने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर आंसर मिल गया आपको, ठीक है। हैज़ लॉन्च ए यूपीआई बेस्ड पेमेंट प्रोडक्ट नेम यूपीआई 123 पे फॉर फीचर फोन। अब देखो यहाँ पर जो फीचर फोन है उनको डिजिटली पेमेंट करने के लिए क्या है, डिजी शक्ति, अब यहाँ पर 24/7 हेल्पलाइन शुरू की गई है। जो लोग वैसे फ़ोन नहीं चलाते हैं, कौन से फ़ोन नहीं चलाते हैं, मतलब आपका एंड्रॉयड वगैरह आईओएस वगैरह फ़ोन नहीं चलाते हैं, जो नॉर्मल फ़ोन चलाते हैं उनके लिए सिस्टम शुरू किया गया यूपीआई पे करके। बोथ ऑफ दिस है डायरेक्ट रिलेशन विद द कॉमन मैन। अब डिजी शक्ति, अब किसके तहत इसका नाम क्या रखा गया, डिजी शक्ति, ठीक है। जो यूपीआई पे आपका 123 इसका नाम क्या रखा गया, डीजी पे रखा गया है, डीजी साथी रखा गया है। डीजी साथी वजह सेटअप, अब एनपीसीआई ने इसका गठन किसने किया है, तो एनपीसीआई ने किया है। अब इससे क्या होगा कि इससे स्कैन एंड पे कर सकते हैं थ्रू फीचर फोन्स एंड डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट। अब इसमें क्या होगा कि इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपके पास अगर इंटरनेट भी नहीं है तो आप इस यूपीआई 123 पे के तहत आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि सरकार ने यूपीआई फैसिलिटीज चला दी है किसके लिए, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, उसका नाम क्या है आपका डिजी साथी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट हमारे पास है कि अमेंडमेंट इन नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी कब आई थी, 2018 में आई थी, ठीक है। हम लोग क्या है कि जैविक ईंधन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो सरकार इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो ध्यान रखना कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी कब आई थी, 2018 में। अंडर दिस इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू मीट द टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 20% का टारगेट रखा गया। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि 20% ब्लेंडिंग करना है, किसमें करना है, 20% ब्लेंडिंग करना है एथेनॉल की, किसमें, पेट्रोल में। और ये टारगेट आपका 2025-26 तक, 5 ईयर अहेड ऑफ डेडलाइन, डिटरमाइन डेडलाइन। तो इन्होंने यहाँ पर ये रखा है। अब हुआ क्या इसमें कि अब ये बोल रहे हैं कि अब डिसीजन वर टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी रिगार्डिंग टू, अब 1 अप्रैल 2000 कंटेंट अप टू 20% अक्रॉस द कंट्री। इन्होंने रखा था टारगेट 20% का 2025-26 से, लेकिन इसको फिर से क्या कर दिया, अमेंड कर दिया है। अब इन्होंने बोला है कि इसको हम 20% कम करने वाले हैं अप्रैल 2023 से। तो मतलब जो आपका अप्रैल चल रहा है, तो अब से क्या होने लगा, 1 अप्रैल 2023 से कितना परसेंट मिलने लगा, ब्लेंडिंग होने लगी 20% की। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक तो जैविक ईंधन है, दूसरा कि जब हम पेट्रोल लेते हैं बाहर से, क्रूड ऑयल लेते हैं, तो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, जिससे क्या होगा, पैसा बचेगा और देश के अन्य निर्माण में काम आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी कब आई, तो 2018 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। अब अमेंडमेंट कब किया गया, 2022 में। और वो ये बोल देंगे कितना परसेंट मिलाना है, तो 20% मिलाना है। और 20% जब हम मिलाएंगे तो कब मिलाएंगे, 1 अप्रैल 2023 से इसका मिलाना शुरू कर दिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका जो अभी हाल में इसका तो टेक्सटाइल मिनिस्टर हमारे कौन है, पीयूष गोयल साहब हैं, इसको ध्यान रखना है। इन्होंने अनाउंस किया है एक हम कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाने वाले हैं। चेयरमैनशिप कॉटन ट्रेडर सुरेश भाई कोटक। तो सुरेश भाई कोटक के अंडर में क्या करने वाले हैं, हम कॉटन एक काउंसिल बनाने वाले हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मत लेना है, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है इसको कि हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है वो कौन है, पीयूष गोयल है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है यहाँ पर कि वर्णिका, व्हाट इज़ वर्णिका। तो वर्णिका क्या है, वर्णिका के बारे में देखते हैं। अब इसमें क्या है कि इंडिया जो हमारे रिजर्व बैंक इंडिया के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है इंक मेकिंग यूनिट का। अब जब वो इंक मेकिंग यूनिट का इनॉग्रेशन किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, वर्णिका ऑफ सेंट्रल बैंक सब्सिडरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा। कहाँ पर किया गया, ये मैसूर में किया गया है। तो जिससे पैसा बनता है, जो जिससे पैसा छपता है, जिस इंक से, उसका इनॉग्रेशन किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया, वर्णिका। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और कहाँ पर किया गया, ये मैसूर कर्नाटका में किया गया है, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। आगे हम बात करते हैं रैंप स्कीम। व्हाट इज़ रैंप। तो रैंप स्कीम क्या है, रैंप का फुल फॉर्म क्या होता है कि राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो एमएसएमई जो होते हैं ना, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को, उनको बढ़ावा देने के लिए और उनका परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए रैंप योजना को लाया गया था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, रैंप योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट किया गया था इसको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। अब इसका अनाउंस किसने किया था, तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, जल्दी से बताओ कौन है फाइनेंस मिनिस्टर। तो उन्होंने पूरा बजट दिया, बाकी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है हमें। किस लिए, तो ये है आपका राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें हेल्प कौन कर रहा है, बस ये चीज़ और ध्यान रखना है। तो ये आपका वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक इसमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला नहीं है। आगे हम देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है कि इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो गीता गोपीनाथ। तो आईएमएफ के बारे में दिया गया है, क्या दिया गया कि गीता गोपीनाथ जो है ना, इंडियन बॉर्न है, ये भारतीय मूल की है। तो हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड सेकंड इंडियन टू बी फीचर्ड ऑफ वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट। तो
और ये गीता गोपीनाथ जो थी, ये वॉल ऑफ जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट हैं IMF में, उसमें इनको शामिल कर लिया गया है। और ये ऐसा करने वाली जो पहली महिला बनी है, फर्स्ट वुमेन एंड सेकंड इंडियन। पहली तो महिला है और दूसरे नंबर की भारतीय हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। इससे पहले ऐसा करने वाले कौन थे, तो वो थे रघुराम राजन, RBI के गवर्नर भी रहे। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि RBI के कौन से नंबर के गवर्नर रहे रघुराम राजन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि चीफ इकोनॉमिस्ट रही कौन रही, गीता गोपीनाथ, और इनको वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ में इनको मतलब सिलेक्ट किया गया है। तो दूसरी भारतीय पहली महिला है भारत की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस समय जो IMF की हेड है वो कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि IMF की हेड कौन है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं MSP के बारे में। सरकार ने MSP तय कर दिया है। अब किसकी MSP कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो MSP कमेटी के अध्यक्ष थे आपके संजय अग्रवाल, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और सरकार कितने मतलब कि कितने अनाजों के लिए MSP देती है इस समय, तो जल्दी से बताएंगे कितने क्षेत्रों के लिए MSP दी जाती है, तो इसको भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। 26 मेंबर कमेटी थी यहाँ पर, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि फर्स्ट खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसको कहाँ पर खोल दिया गया है, तो पहला फर्स्ट खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर खोला गया है, तो ये आपका इनॉग्रेशन किया गया है न्यू दिल्ली में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको किसने किया है, तो जो MSME मिनिस्टर हैं हमारे नारायण राणे, उन्होंने किया है फर्स्ट खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर। ये कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में। अब खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सेटअप इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली में किया गया है। इसका एम क्या है, बस ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, डिजाइनिंग, टेक्सटाइल की डिजाइनिंग के लिए, होम कर्टन्स के लिए और एसेसरीज फॉर ऑल एज ग्रुप, सारे एज ग्रुप की एसेसरीज बनाने के लिए इसका गठन किया गया है। तो पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर कहाँ बनाया गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया आपके न्यू दिल्ली में। अब बात करते हैं न्यू सीरीज ऑफ कॉइन्स। अब नई सीरीज कॉइन्स जारी की जा रही है। कौन कौन से सिक्कों की, 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के और 20 रुपये के। 20 रुपये का सिक्का भी जारी हो रहा है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नई सीरीज शुरू की जा रही है। अब ब्रेल कौन सी स्क्रिप्ट पर आधारित है, ये ब्रेल स्क्रिप्ट पर आधारित है, इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे, उसके तहत इसका मतलब इनॉग्रेशन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसको, ठीक है। और अब ये किसके द्वारा मेड किया जा रहा है, तो SPMCIL, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, इसके तहत इसको बनाया जा रहा है। तो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के नई सीरीज के आने वाले हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ईट राइट चैलेंज के बारे में बात करते हैं। तो ईट राइट चैलेंज की शुरुआत किसने करी है, ये करी है फसाई ने। तो फसाई के बारे में ध्यान रखना है। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में। तो ईट राइट चैलेंज किसने शुरू किया है, तो फसाई ने शुरू किया है, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। अब ये मतलब क्या है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाना कि क्या खा सकते हैं आप, सही भोजन करें, ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह ना खाएं, मतलब बहुत सारा तला हुआ खाना ना खाएं, तो ये इन्होंने शुरू किया है ईट राइट चैलेंज। तो किसने शुरू किया है, फसाई ने, बस इतना इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आगे हम देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अमेरिका बिकेम इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द ईयर। तो 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन के निकला है, तो पहले हम चाइना के साथ करते थे, चाइना को पछाड़ के अमेरिका आगे निकल गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर में क्या हो गया कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका ने चाइना को पछाड़ दिया और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझेदार बन के निकला हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अब बायलेटरल जो ट्रेड हुआ है $119 बिलियन हो गया है और चाइना के साथ $115 बिलियन का था, बस इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। कितना है, $119 बिलियन का हो गया है और चाइना के साथ हमारा कितना था, $115 बिलियन का, तो इसको ध्यान रखेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आगे बात करते हैं BP कानून कमेटी। तो BP कानून कमेटी किससे संबंधित है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन NBFC से संबंधित है BP कानून कमेटी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 6 मेंबर कमेटी है, बस इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। और BP कानून को आपके पहले डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थे। तो बस ध्यान रखना कि BP कानून कमेटी या NBFC के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो बैंकों से अलग होते हैं, जो पैसे वगैरह देते हैं, उन्हें बोलते हैं हम NBFC। तो NBFC के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, तो BP कानून कमेटी बनाई गई, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट। अगला हमारा पॉइंट है GST के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। GST के बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो GST का इंप्लीमेंटेशन कब किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 से GST को लागू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 101वां संविधान संशोधन था। और इस समय 2022 में जो बैठक हुई थी GST काउंसिल की, तो 47वीं बैठक हुई थी, और कहाँ हुई थी, आपकी चंडीगढ़ में। तो सारे पॉइंट यहाँ पर GST के, इसको ध्यान रखना है, चंडीगढ़ में इसको शुरू किया गया था। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर प्रपोजल दिया गया था कि जो 28% GST ऑन कैसीनो के ऊपर GST लगाया जाए, कितना परसेंट का, 28% का, ठीक है जी। लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया। 48वीं मीटिंग कब होने वाली है इसकी, तो नई दिल्ली में होगी, तो इसको ध्यान रखेंगे। 47वीं कहाँ हुई थी, ये हुई थी चंडीगढ़ में। 48वीं कहाँ से होने वाली है, तो आपकी न्यू दिल्ली में होने वाली है। तो GST का इंप्लीमेंटेशन कब किया गया था, 1 जुलाई 2017। और कौन सा संविधान संशोधन था, तो 101वां संविधान संशोधन था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि इजराइल फर्स्ट मेजर ट्रेड डील विद एन अरब कंट्री। तो इजराइल का सबको पता ही है, अब्राहम एकॉर्ड हुआ था। तो अब क्या है कि इजराइल जो है ना,
ना अरब देशों के साथ भी व्यापार करने लगा है। तो सबसे बड़े दुश्मन जो थे इनके अरब, उनके साथ ही इनका व्यापार शुरू हो गया। तो कौन सा अरब देश हो गया? तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूएई जो है ना, उसके साथ इजराइल क्या करने लगा है, अब इनका ट्रेड डील शुरू हो गई है। अब इसका एम क्या है? तो ट्रेड को प्रमोट करना किसके बीच में? टू मिडिल ईस्ट इंडियन कंट्रीज़ के बीच में। तो जो खाड़ी देश हैं, जो मध्य एशिया के देश हैं, उनके बीच में क्या करना? ट्रेड डील करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत ही अमेरिका ने क्या, जब डोनाल्ड ट्रंप का समय था तो उन्होंने इनकी दोस्ती करा दी थी। अब कौन सा लॉलीपॉप दिया था वो पता नहीं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला कि आइकिया बिगेस्ट स्टोर इन इंडिया। तो आइकिया अपना सबसे बड़ा स्टोर इंडिया में कहाँ पर खोल रहा है? तो ये खोला है आपका कर्नाटका में। कहाँ खोल रहा है? कर्नाटका में। तो इसको ध्यान रखेंगे, कर्नाटका में खोल रहा है, वो भी कहाँ? नगासंद्रा में खोल रहा है। आइकिया अपने सबसे बड़ा स्टोर इंडिया में कहाँ खोल रहा है? तो ये खोला है कर्नाटका में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि धरोहर नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी। तो धरोहर नाम का नेशनल जो म्यूजियम है वो जीएसटी और कस्टम्स का, वो कहाँ बनाया जा रहा है? ये मांडवी में बनाया जा रहा है। मांडवी नदी किनारे, बैंक ऑफ रिवर मांडवी कभी नदी पणजी। तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? पणजी में बनाया जा रहा है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। तो यहाँ पर नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी बनाया जा रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कि पूरा धरोहर बताया जाएगा किस प्रकार से मतलब शुरुआत हुई थी ट्रेडिंग की, और इसमें क्या होने वाला है कि बहुत सारे जो भी हमारे मतलब इतिहास रहा है 400 सालों का संबंधित कस्टम से संबंधित जितना भी इतिहास रहा है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, वो सारा यहाँ पर दर्शाया जाएगा। पुर्तगालियों के समय से भी जो होता रहा है वो भी दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। धरोहर नाम का म्यूजियम कहाँ बन रहा है? तो आपका पणजी में बन रहा है। आगे हम बात करते हैं ओमनी कार्ड। अब ओमनी कार्ड क्या है कि तो पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर ओमनी कार्ड हैज़ बिकम द फर्स्ट आरबीआई लाइसेंस। तो आरबीआई पहला आरबीआई लाइसेंस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे व्हाट इज ओमनी कार्ड। तो आरबीआई ने इसको लाइसेंस दे दिया और पहला ऐसा बन गया है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वाला ओमनी कार्ड, जिसको आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया है टू लॉन्च कैश विड्रॉ यूजिंग रुपे पावर्ड कार्ड फ्रॉम एटीएम। अब ये क्या करेंगे कि ये कैश विड्रॉ कर सकते हैं ओमनी कार्ड से भी। ठीक है, ओमनी कार्ड से कैश विड्रॉ कर सकते हैं और एटीएम से। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। द मूव कम्स आफ्टर आरबीआई अलाउड नॉन बैंक लाइसेंस इंटाइटल टू एनेबल कैश विड्रॉल फ्रॉम डिजिटल वॉलेट। तो डिजिटल वॉलेट, तो यहाँ पर देखो आरबीआई क्या कर रहा है कि आरबीआई बैंकों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वगैरह इनको लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि हर एक ग्राहक तक सुविधा पहुंच सके और मतलब कम समय में भी, क्योंकि बैंकों के पास ऑलरेडी इतना लोड होता है, तो उनका थोड़ा सा समय बांटने के लिए, उनका खर्चा वर्चा बांटने के लिए, मतलब क्या होता है कि उनका मैनेजमेंट भी थोड़ा सा बांटने के लिए ज़्यादा बर्डन ना हो, तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जिससे कि क्या होगा, डिजिटली पेमेंट को बढ़ावा मिल सके। तो ये है आज का सेशन पूरा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको ध्यान रखना है, 2-3 बार पढ़ लेना, जीएसटी वाला भी और बीबी कानून कमेटी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे, क्योंकि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, कहाँ से पूछ सकता है। तो इसको लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। ऐसे हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। पूरे साल का भी हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं 2023 तक, जब तक 2023 खत्म नहीं हो, मतलब लगातार हम पढ़ेंगे। करंट हमारा सेशन चल ही रहा है, डेली का डेली सेशन चलेगा। 10 से 15-20 क्वेश्चन रहते हैं डेली हमारे, और प्लस उसमें स्टैटिक भी रहता है, करंट भी रहता है। तो इसको पढ़ो और यहाँ से बिल्कुल कहीं भी अलग नहीं आने वाला है। ठीक है, तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।